हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। अगर आप कोई भी इंग्लिश न्यूज़पेपर, खासकर द हिंदू वोकैबुलरी जो होते हैं, द हिंदू न्यूज़पेपर के वोकैबुलरीज जो फ्रेजेस होते हैं, वर्ड्स होते हैं, उन्हें देखकर आप घबरा जाते हैं, तो मेरे चैनल पे ये जो सीरीज चल रहा है न्यूज़पेपर फ्रेजेस एंड वर्ड्स का, तो यहाँ पर आपको वर्ड और फ्रेजेस के मीनिंग, यूजेस और हिंदी सेंटेंसेस के साथ आसान एक्सप्लेनेशन मिलेगा, जिससे वोकैबुलरी याद करना बेहद आसान हो जाता है। तो रोज सिर्फ एक वीडियो देखिए और अपनी इंग्लिश को अगले स्तर पर ले जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं और आज सीखते हैं कुछ नए वोकैब्स। हमारा पहला वर्ड है लॉन्ग स्टैंडिंग। लॉन्ग स्टैंडिंग, लॉन्ग स्टैंडिंग जो है ये एडजेक्टिव है और इसका अर्थ होता है लंबे समय से चला आ रहा। लंबे समय से चला आ रहा मतलब कि ऐसी चीज, ऐसी प्रॉब्लम या कोई भी ऐसा सिचुएशन, स्थिति के लिए स्थिति जो बहुत लंबे समय से मौजूद हो या जारी हो, मतलब कंटिन्यूइंग हो, ठीक है, या आमतौर पर वर्षों से चले आ रहे मामले को बताता है, दर्शाता है। अगर इंग्लिश में इसके मीनिंग को समझे तो समथिंग दैट हैज एग्जिस्टेड और कंटिन्यूड फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो वहां हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग स्टैंडिंग। पहले हम देखते हैं कि इसे हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, फिर डेली लाइफ, डेली यूज की जो सेंटेंस वाक्य होते हैं उसमें हम कैसे इस वर्ड को डालकर याद कर सकते हैं, वो भी सीखेंगे। पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं। वी शुड फाइंड अ सॉल्यूशन टू दिस लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉब्लम, मतलब क्या हुआ, हमें इस लंबे समय से चली आ रही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, समाधान खोजना चाहिए, ठीक है। अगर हमें बोलना हो कि यह मंदिर जो है क्षेत्र की लॉन्ग स्टैंडिंग परंपरा का प्रतीक है, तो यहाँ पर हम लॉन्ग स्टैंडिंग अपने वर्ड, अपने सेंटेंस में डाल दिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या मतलब हुआ, यह मंदिर जो है एरिया की लॉन्ग स्टैंडिंग परंपरा का प्रतीक है, मतलब कि एज ओल्ड ट्रेडिशन है, बहुत पुराना ट्रेडिशन है, परंपरा है, ठीक है। अगर हमें बोलना हो कि गांव में पानी की कमी एक लॉन्ग स्टैंडिंग समस्या है, मतलब क्या हुआ कि बहुत समय से ये प्रॉब्लम है कि गांव में प्रॉब्लम किस चीज की है, पानी की कमी, ठीक है। तो गांव में पानी की कमी एक लॉन्ग स्टैंडिंग समस्या है। तो इस तरह से आप अपने हिंदी के वाक्यों में वर्ड डालकर याद रख सकते हैं। हमारा अगला वर्ड है, सो नेक्स्ट वर्ड इज फुल फ्लेज्ड। फुल फ्लेज्ड वर्ड जो है ये एडजेक्टिव है और इसका अर्थ होता है पूर्ण विकसित, पूरी तरह स्थापित, ठीक है, संपूर्ण रूप से, पूरी तरह से कार्यरत, मतलब कि ये जनरली व्यक्ति, कोई संस्था, कोई योजना, प्लान, कोई व्यवस्था, कोई सिस्टम के लिए यूज किया जाता है जो पूरी तरह विकसित हो, फुल्ली डेवलप्ड हो, फुल्ली स्टैब्लिश्ड हो या फंक्शनल हो। यह दिखाता है कि कोई चीज अब प्रारंभिक अवस्था में नहीं है, मतलब अपना स्टार्टिंग पोजीशन में नहीं है, बल्कि पूरी क्षमता के साथ काम कर रही है, पूरी तरह से एफिशिएंटली ये वर्क कर रही है, तो वो हमसे क्या बोलते हैं, फुल फ्लेज्ड। फाइन। अगर इंग्लिश में मीनिंग इसका समझे तो कंप्लीटली डेवलप्ड, स्टैब्लिश्ड और फंक्शनिंग इन इट्स फुल फॉर्म। फुल्ली डेवलप है, कंप्लीट है, स्टैब्लिश्ड है या मैच्योर भी आप बोल सकते हो, तो वहां पर हम फुल फ्लेज्ड वर्ड का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं किस तरह से हम यूज करते हैं। द प्रोजेक्ट हैज नाउ बिकम अ फुल फ्लेज्ड इनिशिएटिव। यह जो प्रोजेक्ट है, ये जो परियोजना है, अब पूरी तरह विकसित हो चुकी है, मैच्योर हो चुकी है, पूरे अच्छे से फंक्शनल हो चुकी है, मतलब अच्छी तरह से कार्यरत है, प्रोजेक्ट जो है डेवलप हो चुकी है। जो भी कॉन्टेक्स्ट है पैराग्राफ का या आर्टिकल का, उस तरह से आप इसके मीनिंग को समझोगे, ठीक है। हमारा अगला वर्ड है रेमेडियल मेजर्स। रेमेडियल मेजर्स, रेमेडियल मेजर्स एक नाउन है और इसका अर्थ होता है सुधारात्मक उपाय, या कह सको तो समस्या को ठीक करने के लिए उठाए गए कदम। कुछ समस्या, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो स्टेप्स लिए जाते हैं, तो वहां पर आप क्या बोलते हो, रेमेडियल मेजर्स, मतलब किसी समस्या, प्रॉब्लम, किसी डिफिशियंसी, किसी तरह के डैमेज को दूर करने के लिए किए गए जो करेक्टिव एक्शंस होते हैं, सुधारात्मक कदम जो होते हैं, उसे हम कहते हैं रेमेडियल मेजर्स। इसका जनरली यूज एजुकेशन, स्वास्थ्य, इन्वायरमेंट, प्रशासन या पॉलिसी के संदर्भ में किया जाता है। इंग्लिश में अगर इसकी मीनिंग को समझे तो एक्शंस टेकन टू करेक्ट अ प्रॉब्लम और इम्प्रूव अ बैड सिचुएशन। बैड सिचुएशन आप नॉर्मली बोलते हो ना, करेक्टिव एक्शंस लिए गए, प्रिवेंटिव स्टेप्स लिए गए, इम्प्रूवमेंट मेजर्स, ठीक है, ये सारे इसके सिमिलर वर्ड्स हो गए। फाइन। एग्जाम्पल देखते हैं। सेवरल रेमेडियल मेजर्स वेयर टेकन टू इम्प्रूव सेफ्टी आफ्टर द एक्सीडेंट। हादसे के बाद, एक्सीडेंट के बाद सुरक्षा बढ़ाने के लिए कई रेमेडियल मेजर्स, मतलब सुधारात्मक उपाय किए गए।
फाइन। जैसे अगर हमें बोलना हो कि बढ़ते पॉल्यूशन को रोकने के लिए सरकार ने, गवर्नमेंट ने कई रेमेडियल मेजर्स लागू किए, इस तरह से आप बोलकर याद कर सकते हैं, ठीक है। या फ्लड से हुए नुकसान के बाद जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने तत्काल रेमेडियल मेजर्स अपनाए। समझ आया मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ? चलिए, हमारा अगला वर्ड है एसर्विटी। एसर्विटी एक नाउन है और इसका अर्थ होता है कटुता या तीखापन या कड़वाहट। अब ये जो जनरली होता है ना, जैसे बोलचाल या बिहेवियर में जो आप हार्शनेस देखते हैं, शार्पनेस देखते हैं या बिटरनेस जिसे आप बोलते हो, तो जब आप किससे बात कर रहे हो उससे में आप कहते हैं ना बहुत कटु वचन का प्रयोग करते हो, थोड़ा तीखा बोलते हो, थोड़ा कड़वापन के साथ बोलते हो, तो उस चीज को हम असर्बिटी बोलते हैं, ठीक है। यह जनरली किसी व्यक्ति की कठोर या चुभने वाली भाषा के लिए यूज होता है, प्रयोग किया जाता है। बिटरनेस, हार्डनेस, शार्पनेस, सिवियरिटी, तो ये सारे इससे मिलते जुलते वर्ड्स हो गए, ठीक है। इंग्लिश में बोली थी तो क्वालिटी ऑफ बीइंग हार्श, बिटर और शार्प इन स्पीच और बिहेवियर। ध्यान दीजिएगा, स्पीच और बिहेवियर में जब कटुता हो, तीखापन हो, कड़वाहट हो, तो वहां पर हम किस तरह के वर्ड का प्रयोग करेंगे? असर्बिटी वर्ड हम यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। द असर्बिटी ऑफ हिज रिमार्क्स अपसेट एवरी वन। उसकी बातों की जो कटुता थी सभी को बुरी लगी, सभी को उसकी बातों की जो कड़वाहट थी सभी को क्या हुआ? सभी को बुरी लगी, अपसेट कर दिया। सो असर्बिटी का आई होप समझ में आया हो। हमारा अगला वर्ड है ओटर भी बोलते हैं, हॉटर भी बोलते हैं, ठीक है। HAUTEUR ध्यान रखिएगा इसके स्पेलिंग को। तो हॉटर एक नाउन वर्ड है और इसका अर्थ होता है घमंड, अहंकार या श्रेष्ठता का भाव। श्रेष्ठता का भाव मतलब अपने आप को बहुत ज्यादा सुपीरियर समझना। तो हॉटर का अर्थ होता है एरोगेंस या सेंस ऑफ सुपीरियरिटी बोलते हो जिसे, या जिसमें कोई व्यक्ति स्वयं को दूसरों से बहुत ज्यादा बेहतर समझने लगे और उनके प्रति ऐसा फील करने लगे, उनको मतलब कि अपने से बहुत कम समझने लगे और उस तरह से बिहेव करने लगे। तो यह जो वर्ड है अक्सर किसी के अभिमानी रवैये के लिए यूज करते हैं, ठीक है। किस चीज को? हॉटर को। An attitude of excessive pride and a feeling of being superior to others। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे? हॉटर, ठीक है। हिज हॉटर मतलब क्या हुआ कि बहुत घमंड से भरा हुआ व्यक्ति है, बहुत ज्यादा एक्सेसिव प्राइड लेकर घूमता है। एरोगेंस, ठीक है। प्राइड, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जिसे आप बोलते हो ना, तो ये सारे मिलते जुलते इससे सिमिलर वर्ड्स हो गए, ठीक है। जैसे अगर हमें बोलना हो कि उसकी हॉटर के कारण लोग उससे दूरी बनाकर रखते हैं, मतलब उसके अहंकार के कारण लोग उससे दूरी बनाकर रखते हैं, ठीक है। जैसे मान लो अगर मैं बोलना सफलता के बाद, सक्सेसफुल होने के बाद भी उसने हॉटर नहीं दिखाई और विनम्र बना रहा। तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर मैंने क्या समझाया कि सक्सेस पाने के बाद उसने घमंड नहीं दिखाया और क्या बना रहा? विनम्र बना रहा। तो इस तरह से आप वर्ड को याद कर सकते हैं अपने वाक्यों में डालकर, ठीक है। जरूरी नहीं है कि पूरा इंग्लिश सेंटेंस ही आप यूज कीजिए, ठीक है। तो इंग्लिश एग्जाम्पल में देखते हैं। हिज हॉटर अनॉयड एवरीवन अराउंड, मतलब कि उसकी घमंड ने सभी को अनॉय कर दिया, मतलब कि परेशान कर दिया, एक तरह से नाराज कर दिया, परेशान कर दिया, आप ऐसे बोल सकते हो। और नेक्स्ट वर्ड इज वेरिटी। वेरिटी एक नाउन है। वेरिटी का अर्थ होता है सत्य, सच्चाई या वास्तविकता, मतलब क्वालिटी, द क्वालिटी ऑफ बीइंग ट्रू और रियल। किसी बात की सच्चाई, ट्रुथ, रियलिटी, एक्यूरेसी से होता है, ठीक है। किसी बात कोई भी बात, मतलब कि सॉरी मैं फंबल कर गई, कोई भी बात सच्चाई, रियलिटी और वास्तविकता, मतलब क्या है कि वास्तविकता का इंग्लिश होता है रियलिटी, ठीक है। कितनी एक्यूरेट है। इस वर्ड का जनरली हम यूज तब करते हैं जब किसी स्टेटमेंट को, किसी इंफॉर्मेशन को, किसी बिलीफ के सच होने पर जोर देना हो। वेरिटी, फाइन। एग्जाम्पल देखते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। शी checked the verity of the news to know whether it was true। फाइन। उसने न्यूज की सच्चाई जानने के लिए उसकी वेरिटी की जांच की, उसकी वास्तविकता की जांच की।
इस तरह से आप वर्ड को समझते हो। जैसे मान लो अगर मैं बोलना हो कि वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्ट ने इस दावे की वैलिडिटी की पुष्टि की, मतलब इस दावे की वैलिडिटी की पुष्टि की, मतलब सच्चाई की पुष्टि की, या वास्तविकता की, रियलिटी की पुष्टि की। इस तरह से आप याद रख सकते हो। वैलिडिटी मतलब सत्य, सच्चाई, वास्तविकता, डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट क्या है। ठीक है, हमारा अगला वर्ड है विवासिटी। विवासिटी, VIVACITY। विवासिटी वर्ड भी एक नाउन है और इसका अर्थ होता है जीवंतता या चंचलता। चंचलता मतलब जिसे बोलते हैं ना बहुत ज्यादा इंथ्यूजियाज्म होना है, इंथ्यूजियास्टिक एनर्जी जिसे आप बोलते हो ना, किसी व्यक्ति के बिहेवियर में, उसकी बातचीत या व्यवहार में दिखाई देने वाली लाइवलीनेस, इंथ्यूजियाज्म, एनर्जी। तो यह जो वर्ड है ऐसे व्यक्ति के लिए यूज करते हैं जो खुशमिजाज हो, जो बहुत एक्टिव हो, एनर्जेटिक हो, बहुत आकर्षक व्यक्तित्व वाला हो। तो इस तरह के व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? विवेसिटी। फाइन। तो क्वालिटी ऑफ बीइंग लाइवली, एनर्जेटिक एंड फुल ऑफ इंथ्यूजियाज्म। अगर नॉर्मली इंग्लिश में बोलना हो तो एनर्जी, चीयरफुलनेस, एनिमेशन बोल सकते हो या लाइवलीनेस बोल सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। हर विवेसिटी अट्रैक्ट्स एवरीवन्स अटेंशन। उसकी जो जीवंतता है या उसकी जो चंचलता है वो सभी लोगों को अपनी ओर खींचती है, अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। सो ये हुआ विवेसिटी। नेक्स्ट वन इज मेंडेसिटी। मेंडेसिटी, मेंडेसिटी एक वर्ड जो है, ये जो वर्ड है ये नाउन है और इसका अर्थ होता है झूठ बोलने की प्रवृत्ति या असत्यवादिता। तो असत्यवादिता तो बहुत टफ हिंदी हो गया। जनरली आप समझिए कि ऐसा व्यक्ति जिसकी हमेशा झूठ बोलने की प्रवृत्ति हो। दो क्वालिटी और हैबिट ऑफ टेलिंग लाइज, जहां जरूरत ना हो फिर भी झूठ बोलता हो, कोई भी बात बोल रहा हो कहीं ना कहीं वो कुछ ऐड ऑन कर देता है, कुछ झूठ बोल देता है। तो इस तरह की प्रवृत्ति, इस तरह की बिहेवियर वाले इंसान को हम क्या बोलेंगे? मेंडेसिटी। ठीक है, मेंडेसिटी का अर्थ होता है बार बार झूठ बोलने की आदत, हैबिट ऑफ लाइंग या डिसऑनेस्टी से है। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति जिसको हैबिट ऑफ लाइंग हो, डिसऑनेस्टी हो, तो यह व्यक्ति के ऐसे बिहेवियर को बताता है, ऐसे बिहेवियर को दर्शाता है जिसमें वो जानबूझकर गलत या झूठी बातें कहता है। तो इस तरह के व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? मेंडेसिटी। ठीक है, फॉल्सहुड, डिसऑनेस्टी, अनट्रूथफुलनेस, ये सारे इससे मिलते जुलते सिमिलर सिनोनिम्स वर्ड, सिमिलर वर्ड्स मतलब सिनोनिम्स हो गए। मेंडेसिटी, द क्वालिटी और हैबिट ऑफ टेलिंग लाइज। एग्जाम्पल देखते हैं। हिज मेंडेसिटी डिस्ट्रॉय हिज ट्रस्ट अमंग फ्रेंड। उसकी मेंडेसिटी ने, उसकी झूठ बोलने की प्रवृत्ति ने दोस्तों के बीच उसका भरोसा खत्म कर दिया। नेक्स्ट वन इज मीनियन। मीनियन, ठीक है, मीनियन वर्ड जो है नाउन है। मीनियन किसको हम बोलते हैं? जैसे आपने सुना होगा ना, वह मेरा चेला है, ठीक है, या वो आज्ञाकारी अनुचर, या चमचा, वो मेरा चमचा है, ठीक है, वो उसका चमचा है। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं उसे इंग्लिश में हम मीनियन बोलते हैं। तो मीनियन उस व्यक्ति को कहा जाता है जो किसी पावरफुल व्यक्ति को बहुत ज्यादा ब्लाइंड लॉयल्टी जिसके प्रति, उसके प्रति करता हो। ठीक है, मतलब कि ऐसा व्यक्ति जो किसी शक्तिशाली व्यक्ति की अंधभक्ति करता हो, उसके हर आदेश का पालन करता हो, उसके हर हित के, सिर्फ हमेशा हित के लिए सोचता। हालांकि जरूरी नहीं है कि वो लॉयल हो, लेकिन किसी डर की वजह से, किसी भी चीज की वजह से सिर्फ उसकी हाँ में हाँ मिलाता हो। तो ये जनरली ना हमेशा नेगेटिव मीनिंग देता है। ठीक है, ये जनरली नेगेटिव वर्ड है। फाइन। चेला, आज्ञाकारी, अनुचर, चमचा, इंग्लिश में कहते हैं अ पर्सन हु फॉलोज एंड ओबेज अ पावरफुल पर्सन ऑफन विदाउट क्वेश्चनिंग। बिना किसी बात पे कोई आवाज नहीं उठाना, कोई क्वेश्चन नहीं करना, कुछ नहीं बोलना, जो वो बोले उसको मान लेना और उस चीज को फॉलो कर लेना। फॉलोअर जिसे आप बोलते हो इंग्लिश में, हेंचमैन बोलते हो, सर्वेंट बोलते हो। तो ये सारे क्या हो गए? इसके सिनोनिम्स हो गए। एग्जाम्पल देखते हैं। He acted as a minion and supported everything the leader said. वह नेता का चमचा बनकर हर बात का समर्थन करता था। फाइन। नेक्स्ट वन इज डॉलड्रम्स। डॉलड्रम्स, डॉलड्रम्स वर्ड जो है ये भी नाउन है और डॉलड्रम्स का अर्थ होता है उदासी, निराशा, सुस्ती की अवस्था। मतलब कि यह ऐसी सिचुएशन, ऐसी स्थिति से है जिसमें व्यक्ति जो है उदासी, डिप्रेशन या लैक ऑफ इंथुसियाज्म, मतलब कि
उत्साह की कमी महसूस करता है। तो इसका जनरली हम यूज़ किसी ठहरे हुए या बिल्कुल एनर्जी लेस, जो नीरस हो, मतलब कि जिसमें उत्साह ही ना हो, तो इस तरह के माहौल के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये सिचुएशन के लिए यूज़ होता है, व्यक्ति के लिए भी यूज़ हो सकता है। फाइंड डोलड्रम अ स्टेट ऑफ, और जनरली ये एक सिचुएशन है, मतलब स्टेट ऑफ सैडनेस, लो स्पिरिट्स और लैक ऑफ एक्टिविटी एंड एक्साइटमेंट। तो ऐसी स्थिति को जहां पर कोई व्यक्ति जो है बिल्कुल भी अच्छा फील ना करे, बिल्कुल निराशा टाइप का फील करे, तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं? डोलड्रम। फाइन। डिप्रेशन का माहौल, ग्लूम बोल सकते हैं, लो स्पिरिट बोल सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। He fell into the doldrum after being unemployed for a long time. लंबे समय तक बेरोजगार रहने के कारण वह क्या हो गया? वह बिल्कुल उदास या निराशा भरा हो गया, मतलब कि कहते हैं ना, बिल्कुल एनर्जी लेस हो गया। फाइन। नेक्स्ट वन इज, अच्छा, नेक्स्ट से पहले मैं एक एग्जांपल देना, जैसे मान लो अगर मैं बोलना हो कि परीक्षा में, एग्जामिनेशन में फेल होने के बाद मैं कई दिनों तक डोलड्रम में रही। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि मैं परीक्षा में अनसक्सेसफुल होने के बाद, फेल होने के बाद कई दिनों तक डिप्रेशन में रही। ठीक है, तो इस तरह से वर्ड हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम डोलड्रम है तो इसका ये सेंस दे रहा है। जैसे मान लो अगर बोलना हो कि छुट्टियां समाप्त होने के बाद बच्चों में डोलड्रम दिखाई देने लगे, मतलब क्या हुआ कि उत्साह की कमी दिखाई देने लगी, वो बहुत ही सुस्त दिखाई देने लगे। ठीक है, तो इस तरह से हम वर्ड का यूज करेंगे। नेक्स्ट वन इज मॉकरी। ठीक है, मॉकरी वर्ड जो है ये भी नाउन है, संज्ञा है, और मॉकरी का अर्थ होता है उपहास, मजाक उड़ाना, खिल्ली उड़ाना। तो मॉकरी का जनरली मीनिंग है कि जब आप किसी व्यक्ति, किसी तरह के विचार या किसी भी परिस्थिति का उपहास करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, उसका मेकिंग ऑफ फन जिसे आप बोलते हो, मेकिंग फन ऑफ समथिंग, तो उसे हम मॉकरी करना बोलेंगे। यह अक्सर किसी को नीचा दिखाने या उसका अपमान करने का इंटेंशन के लिए यूज होता है मॉकरी वर्ड। ठीक है, रिडिक्यूल करना, स्कॉन्ड करना, टॉन्ट करना, तो ये सारे सिमिलर वर्ड्स हो गए किसके? मॉकरी के। इंग्लिश में इसका मीनिंग क्या हो गया? द एक्ट ऑफ मेकिंग फन ऑफ समवन और समथिंग। किसी व्यक्ति के लिए भी यूज हो सकता है, किसी सिचुएशन, किसी चीज के लिए भी यूज हो सकता है, इन अ डिसरिस्पेक्टफुल वे, तो वहां पर हम मॉकरी वर्ड यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। इट इज वेरी रॉन्ग टू मेक अ मॉकरी ऑफ हिज पोवर्टी। इट इज वेरी रॉन्ग टू मेक अ मॉकरी ऑफ हिज पोवर्टी। उसकी गरीबी का मजाक उड़ाना, खिल्ली उड़ाना बहुत गलत बात है। ठीक है, तो मॉकरी का अर्थ समझ में आया किसी का? जब आप उपहास करते हो, मजाक उड़ाते हो, किसी की चीज़ों का, किसी की परिस्थितियों का मजाक बनाते हो, खिल्ली उड़ाते हो, तो वहां पर हम मॉकरी वर्ड का यूज करते हैं। जैसे उसकी गलती का मॉकरी करना उचित नहीं था, जब उसने मिस्टेक किया तो उस गलती का उपहास उड़ाना उचित नहीं था, सही नहीं था। अगर हमें बोलना हो कि जैसे कि उस बच्चों ने, उसका जो कोई बच्चा है और उसने गलत किसी चीज को पढ़ा, प्रोनाउंस किया, तो सबने क्या किया कि उपहास, मजाक उड़ाने लगे, तो वहां पर हम क्या बोलेंगे? मॉकरी करना। ठीक है, तो बच्चों के गलत प्रोनाउंसिएशन, उसके उच्चारण की मॉकरी शुरू कर दी। लोगों ने क्या किया? उसके प्रोनाउंसिएशन पर, जो बच्चा गलत प्रोनाउंस किया तो उस पर क्या किया? उसका उपहास करना शुरू कर दिया, मॉकरी करना शुरू कर दिया। तो इस तरह से आप वर्ड को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट इज फ्रॉड विथ डेंजर। फ्रॉड विथ डेंजर इज एन ईडियम। ये एक ईडियम है। जिस फ्रॉड विथ डेंजर का अर्थ होता है खतरे से भरा हुआ, या जो चीज बहुत रिस्की हो, अत्यंत जोखिमपूर्ण। ठीक है, फ्रॉड विद डेंजर मतलब ऐसे सिचुएशन, ऐसा कोई भी काम या कोई भी ऐसी चीज जो खतरे, जोखिम, रिस्क या पॉसिबल हार्म से भरी हुई हो। मतलब इसका हम यूज तब करते हैं जब किसी काम में गंभीर जोखिम मौजूद हो, जो थोड़ा सा डेंजरस हो, जो थोड़ा रिस्की वाला हो। फुल ऑफ डेंजर भी बोल सकते हो, रिस्की बोल सकते हो, हैजार्डस बोल सकते हो। तो इसको हम थ्रू इडियम क्या बोलेंगे? फ्रॉड विथ डेंजर। फाइन। फिल्ड विथ डेंजर और इन्वॉल्विंग सीरियस रिस्क, ये इसका इंग्लिश मीनिंग हो गया। अगर हम सेंटेंस के थ्रू समझे तो वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट अलोन एट नाइट वॉज फ्रॉड विथ डेंजर। रात में अकेले जंगल से गुजरना एक जोखिमपूर्ण कार्य था। ठीक है, मतलब नहीं रात को अकेले फॉरेस्ट में घूमना चाहिए। सो ये हमारा फ्रॉड विथ डेंजर हो गया। नेक्स्ट इज
प्रीकर्सर टू का अर्थ क्या है? प्रीकर्सर टू इज अ फ्रेज और इसका अर्थ होता है पूर्व संकेत, किसी चीज का प्रारंभिक संकेत। मतलब क्या हुआ भाई? प्रिकर्सर टू का मतलब होता है कि जब कोई ऐसी घटना, ऐसी वस्तु या ऐसा कोई भी सिचुएशन, ऐसी कोई भी स्थिति है जो किसी दूसरी घटना के आने से पहले दिखाई दे। समझ आया? या उसका साइन या अर्ली फॉर्म, जैसे साइन देना, कोई बुरा चीज होने वाला है उसके पहले, कुछ बड़ा बहुत होने वाला है उसके पहले जो थोड़ा सा कभी होता है ना साइन मिलना, पूर्व संकेत मिलना, तो उसे आप बोलते हो प्रिकर्सर टू। ठीक है? या जनरली प्रिकर्सर टू की बताता है कि ऐसी चीज दूसरी चीज के होने से पहले आती है या उस चीज से जुड़ी हुई होती है। मतलब समझिए, देखिए, something that comes before another thing and indicates or leads to it। जैसे आप कहते हैं ना अर्ली साइन। ठीक है? मतलब अगर पहले हम सेंटेंस में देखते हैं, स्ट्रॉन्ग विंड्स वर अ प्रिकर्सर टू द अप्रोचिंग स्टॉर्म। क्या हुआ कि जो तेज हवा है वह क्या है? आने वाले तूफान की पूर्व संकेत है। जैसे मान लो कि मैं बोलते बढ़ती महंगाई आर्थिक संकट का प्रिकर्सर टू हो सकती है। या हम ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे मान लो कि किसी के बॉडी पे एक छोटे छोटे डॉट्स आ रहे हो, तो ये प्रिकर्सर टू हो सकता है किसी बड़े हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम का। मतलब ये क्या है? पूर्व संकेत हो सकता है कि कुछ आपके शरीर में गड़बड़ है। तो इस तरह से आप शब्दों को याद रखिए, चीज़ों को समझकर अपने जो लैंग्वेज है, अपने उस लैंग्वेज में उस वर्ड को डालकर। ठीक है? सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियो से 1% भी आपकी लाइफ में, आपकी कम्युनिकेशन स्किल में, आपके वर्ड में, आपकी वोकैबुलरीज में थोड़ा सा भी इम्प्रूवमेंट है, थोड़ी सी भी अच्छी चीज़ सीखने को मिली है, तो मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हाँ, कमेंट कीजिए। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।